दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने फिर मुखातिब हूँ। आज एक नए विषय पर बोलूँगा। वो भी एक ऐसा विषय है जो देश को परेशान कर रहा है। पिछली बार हमने बात की थी इंडिया दैट इज़ भारत। आज बातचीत होगी वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने उसका शीर्षक रखा है एक संवैधानिक बुलडोज़र। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त हम सब से कुछ अलग तरह का था, साथ में पढ़ता था। हमारे स्कूल से लगा हुआ एक तालाब था, उसके किनारे हम सब बच्चे खेलते रहते थे और हमारा वो दोस्त खेलता नहीं था, वो उस तालाब के किनारे बैठ जाता था। उसको कहते थे खेलो तो मानता नहीं था। बहुत से कंकड़ और पत्थर छोटे छोटे अपने पास रखता था और तालाब के शांत जल में फेंकता था। एक तो गोल गोल लहरें उठती थी, वो धीरे धीरे गोल बड़ी होते होते किनारे तक जाके ख़त्म हो जाती थी। जैसे वो ख़त्म हो उसके पहले वो दूसरा पत्थर फेंक देता था। ये काम वो लगातार करता था। हम लोग समझ नहीं पाते थे। उससे कहते थे तुम कर क्या रहे हो? तो कहता था तुम लोग जब बड़े होगे, अनुभव आएगा, तब सीखोगे, तब बताऊंगा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हम बड़े हो गए, हमें अनुभव हो गया, हम कुछ सीख भी गए, वो भी बड़ा हो गया। फिर हमने अपने उस प्यारे दोस्त से एक दिन पूछा, भाई तू जो ये कर्म करता था और कहता था हम बाद में बताएंगे, तो अब समझा क्या है? बोले वो जो मैं कंकड़ पत्थर फेंकता था वो एक जुमला है, एक जुमले का प्रतीक है। और वो जो लहरें धीरे धीरे बड़ी होती चलती थी तो मैं एक समस्या पैदा करता था पानी में। वो समस्याएं बड़ी होती थी और जब बहुत बड़ी हो जाती थी तो फिर उसको बंद करके मैं दूसरा पत्थर फेंकता था, फिर दूसरा जुमला तैयार होता था। तुम बच्चे थे उस समय, अब सीखो। दुनिया में अगर कुछ करना है तो एक जुमला फेंको, उसको बड़ा होने दो, सबको परेशान होने दो, और जब वो ख़त्म होने लगे तो दूसरा पत्थर फेंक दो, दूसरा जुमला पैदा करो। हाँ, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ बहुत विनम्रता के साथ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। हमारे उस दोस्त का नाम था नरेंद्र। इधर एक राजनीतिक सनसनी फैलाई गई है कि 18 सितंबर से लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उसका एजेंडा जाहिर नहीं किया गया है, प्रसारित भी नहीं किया गया है। सदन को बुलाए जाने की जो संसदीय कानूनी प्रक्रिया होती है वो भी पूरी नहीं की गई है। अलबत्ता नेपथ्य में फुसफुसाहटें उठ रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके मायने ये हैं कि हमारी केंद्र सरकार का इरादा है कि देश में सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कर दिए जाएं। ऐसा अजूबा देश की आज़ादी के बाद संविधान के तहत विधायिकाओं की उम्र में घट बढ़ के बावजूद आज तक नहीं हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वह डॉक्टर अंबेडकर के स्पष्ट कथन के कारण संविधान में ममानियत होने से हो ही नहीं सकता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सियासी फितूर के खिलाड़ी हैं। वे असंभावनाओं और उन्माद के बीच की विभाजक रेखा को मिटाते चलते हैं। कभी कांग्रेस में जुमला था, न खाता न वही, जो केसरी कहे वही सही। और अब जुमला है, न गलत न सही, जो नरेंद्र मोदी कहें वही संविधान रही। मित्रों, संविधान की अनुसूची में 28 राज्य हैं। इन सब के राजनीतिक हालातों के चलते अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। फिलवक्त 2023 में केवल 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव होने। 23 राज्यों के नहीं। कई तो 2028 में होंगे, जिनमें कर्नाटक का सबसे आखिरी का चुनाव है। सभी का कार्यकाल 5 साल का है। राजनीति कोई चिड़ियाघर या संग्रहालय नहीं है। वहां मनुष्यों अर्थात विधायिका के प्रतिनिधियों के कर्तव्य के कारण कभी कभी 5 साल से पहले मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं, आकस्मिक चुनाव भी हो जाते हैं। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। वो कभी ज्यादा तो कभी कम राजनीति के दबाव के चलते उसके खिलाड़ियों द्वारा पहले किया गया है। पहली नज़र में तो मुझे ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो ख्वाब है, ये शेख चिल्ली का ख्याल लगता है, ये दिमागी फितूर लगता है। संविधान और लोकतंत्र के जीवित और स्वस्थ रहते ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं लगता। इसमें तमाम पेचीदगियां हैं, लोकतांत्रिक मुद्दे हैं, आर्थिक कठिनाइयां हैं, न्यायिक दखल है, सबकी संभावनाएं हैं। तो शायद ऐसा नहीं हो सके। लेकिन देश है, फिर भी
आएगा तो वही, और मोदी है तो मुमकिन है, इस ब्रांड के नारों के साथ गूंजता रहता है। अपनी पार्टी और एनडीए नाम के जमावड़े की राजनीतिक उम्मीदों का चेहरा चमकाने की मुहिम में खप्त ख्याली कठिन और कारगर नहीं दिखने वाली संभावनाओं में भी लोगों के सोच को तो उलझा दिया है। चुनाव में वोट डालने तक मतदाताओं को बुनियादी समस्याओं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, सड़क हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य की परेशानियां, नागरिक आज़ादी की खंडित होती अवधारणाएं, मणिपुर, अरुणाचल में चीनी घुसपैठ जैसी बीसियों दिक्कतें फिलहाल न दिखाई सुनाई पड़े और चुनाव में फतेह हासिल कर ली जाए। ये कहानी दरअसल शुरू हुई है 15 जून 1949 को, जब संविधान सभा में भार साधक सदस्य और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चुनाव आयोग की स्थापना का अधिकारी अनुच्छेद 324 सभा की बहस के लिए पेश किया था। वो इस तरह है: इस संविधान के अधीन संसद और हर राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का और उन सभी चुनावों के संचालन की देखभाल, दिशा निर्धारण और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। बस इतना है। अंबेडकर ने बहस शुरू होने के पहले ही मूल प्रस्ताव में संशोधन कर दिया था। तब पंडित हृदयनाथ कुजरू ने चुटकी ली थी कि आपने बिना स्पष्टीकरण किए संशोधित प्रस्ताव रख दिया है। अंबेडकर ने कहा कि जब बहस होगी तो मुझे जवाब देने का मौका तो मिलेगा। उन्होंने खुलासा करते समझाया कि चुनाव आयोग के जरिए संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराने का प्रावधान पहले मूल अधिकारों के परिच्छेद में रखा गया था। बाद में सबने विचार किया कि मूल अधिकारों से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि एक बुनियादी बात थी, इस देश के हर नागरिक को चुनाव में वोट डालने का मूल अधिकार है, लेकिन विधायक या सांसद पर चुनाव लड़ने का मूल अधिकार नहीं है। वो किसी अधिनियम के अंतर्गत आना चाहिए, छोटा अधिकार है। तब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया और उसको वहां से हटाकर उसमें अधिकार चुनाव लड़ने का दिया गया। इसलिए ये एक नया परिच्छेद लिखने की डॉक्टर अंबेडकर ने जरूरत हमको समझाई। अंबेडकर ने कहा कि प्रारूप समिति ने सिफारिश की है कि एक स्थायी प्रमुख चुनाव आयुक्त होगा और उसकी सहायक मशीनरी होगी। उन्होंने खुलकर कहा, इस बात को मैं आपके सामने जोर देकर कह रहा हूं, अंबेडकर ने बहुत खुलकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आम तौर पर चुनाव हर 5 साल के बाद ही होंगे, लेकिन प्रश्न फिर भी बचेगा कि उपचुनाव तो कभी किसी समय हो सकते हैं। 5 वर्ष पूरे होने के पहले विधानसभा कभी भंग की जा सकती है। इसलिए हमने हर तरह की संभावनाओं को उसमें शामिल किया है। स्थायी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रखकर उसकी मशीनरी के जरिए चुनाव कराना एक बड़ा बदलाव था। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार बेहद अहम है। अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि हमने प्रदेशों को अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि प्रदेशों से शिकायतें आ रही हैं कि उन प्रदेशों में जो पहले से लोग रह रहे हैं उनके साथ उनका झगड़ा होता है जो उन प्रदेशों में बाहर से आ गए हैं। तो जो मूल निवासी हैं उस प्रदेश के, वो बाहरी लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में रुकावटें पैदा करती हैं। इसलिए हमने अधिकार दिया है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, और पूरे देश में चुनाव कराने का अधिकार हमने केंद्र को दे दिया है। ये बात तो हुई। हमारे संविधान सभा में कुछ बहुत जागरूक सदस्य थे। इतिहास में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, हम इन सब के नाम जानते हैं। लेकिन हमारी संविधान सभा में कुछ बेहद महत्वपूर्ण लोग थे। हमने इतिहास में उनके साथ में खाम ख्याली, बदहाली सब कुछ की है। उनका नाम सामने आना चाहिए था। प्रोफेसर के.टी. शाह, शिब्बन लाल सक्सेना, विशंबर दयाल त्रिपाठी, ठाकुरदास भार्गव और इस तरह के बहुत से नाम, दामोदर स्वरूप सेठ, इन लोगों ने बहुत बड़ा संविधान सभा में काम किया, जो संविधान में आते आते इसलिए रह गया कि उनकी बात लोगों को समझ में आने में दिक्कत होती थी। उससे जनता तक अधिकार चले जाते और ये बीच में जो अधिकार मंत्रियों वगैरह के होते हैं ये कम होते। उनमें से एक सदस्य थे उत्तर प्रदेश से आए शिब्बन लाल सक्सेना। शिब्बन लाल सक्सेना ने पहला एक सवाल किया कि राष्ट्रपति चुनाव अधिकारियों की, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों करें, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह को मानना पड़ता है। तो शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि इसका मतलब तो यह हो गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे
और जो प्रधानमंत्री का नुमाइंदा है या नॉमिनी है वो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। एक नया प्रस्ताव शिवल्ला सक्सेना ने पेश किया था जो इतिहास को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा वाला राष्ट्रपति और फिर वो चुनाव आयुक्त बने, ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ। इसको लोकतांत्रिक ऐसे बनाइए कि उनकी नियुक्ति करने के पहले राष्ट्रपति ये देखें कि जो बनने वाला है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके नाम पर समर्थन देने के लिए, रजामंदी करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत तैयार होना चाहिए। अगर दोनों का 2/3 बहुमत कहता है, उसमें आज़ाद ख्याल के लोग भी होंगे जो निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय सदस्य हैं, तब तो आप इसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं। ये कहा आज भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, वो आज़ाद ख्यालों के निष्पक्ष आचरण के हमारे सबसे बड़े नेता हैं। आज पंडित जी चाहें तो अपना कोई भी आदमी प्रमुख चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकते थे, लेकिन वो कतई नहीं करेंगे। सक्सेना ने कहा था संविधान सभा की बैठक में कि हमें भविष्य के प्रधानमंत्रियों पर कोई भरोसा नहीं है। हम कतई आश्वस्त नहीं हैं कि आने वाले प्रधानमंत्री नेहरू की कदकाठी के होंगे। हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री अपने पद का बेजा इस्तेमाल नहीं करे। इसलिए दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 सदस्यों की मंजूरी होना बहुत आवश्यक है। और फिर उन्होंने कहा कि मान लो कहीं गड़बड़ होती है तो लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होगा और उसमें ये बात पकड़ी जाएगी, ये इसका विरोध होगा, तो सारी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री का सर नीचा हो जाएगा। हालांकि आजकल हमारे यहाँ कुछ 5-7 बरस से प्रधानमंत्री का सर तो सारी दुनिया में नीचा हो रहा है। कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन आज भी हुआ है, कल भी हुआ था। खैर, सक्सेना ने भी इस बात को जोर दिया जो अंबेडकर ने कहा था। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में जो चुनाव होगा वो अमेरिका की तरह हर 4 साल में चुनाव होगा, ऐसा वहां प्रावधान है अमेरिकी संविधान में। भारत में ऐसा नहीं है, हर 5 साल में चुनाव होंगे, अलग अलग भी चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग अलग होंगे, इस बात की संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था वो की गई। हरिविनायक पाटस्कर जो बाद में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने, उन्होंने उसका इतिहास बताया कि पहले यह तय हुआ था कि केंद्र के लिए अलग चुनाव आयुक्त होगा, राज्यों के लिए अलग होगा। तब यह भी तय हुआ था कि जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे। बाद में उसको बदल दिया कि वो तो मनोनीत राज्यपाल होंगे, और जब मनोनीत राज्यपाल होंगे तो प्रधानमंत्री की इच्छा से मनोनीत होंगे। तो इसलिए उनको अधिकार देने का मतलब नहीं है, वो तो खाली इसको कहते हैं फोटोकॉपी होंगे या प्रोटोटाइप होंगे। ऐसी स्थिति में केंद्र को ही अधिकार देना चाहिए, यह अंबेडकर ने सलाह दी। तो पाटस्कर ने कहा कि ये पूरे का पूरा आपने बदल दिया। अगर आप संविधान के विद्यार्थी हैं और मेरी सलाह मानकर कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है, इसमें मजाक नहीं हो सकता। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में हम क्या संविधान बनाएंगे, भारत के संविधान का क्या मजमून होगा, उसका क्या स्कोप होगा, इस पर एक बहुत लंबा भाषण दिया था। और उसमें साफ कहा था काफी देर तक कि भारत एक फेडरल, एक संघीय ढांचे का संविधान देगा और वैसा देश बनेगा जिसमें प्रांतों की स्वायत्तता होगी, उनकी एक आज़ादी होगी, एक सीमा तक वो केंद्र से अलग रहेंगे। वो प्रांतीय स्वायत्तता जो है लोकतंत्र का बुनियादी तत्व है, वो उसमें रहेगा। लेकिन प्रमुख चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति हुई तो स्वायत्तता छीन ली गई। इस बात पर कई सदस्यों को एतराज था। असम के कुलाधर चालिहा जो बड़े नेता थे, उन्होंने इस पर हमला किया और कहा कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है। आप जिस राष्ट्रपति से कहते हैं कि वो चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे, तो राष्ट्रपति कहां से आता है? पहले तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होता है, फिर उसको पार्टी उम्मीदवार बनाती है, फिर वो चुनाव लड़ करके राष्ट्रपति बनता है। तो यहां पर भी तो वही बात हुई। उसके भी पूर्वग्रह होंगे, वो अपनी पार्टी की फिक्र करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना एकदम बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर परंतुक लगाना है, प्रतिबंध लगाना है, कुछ रोक लगाना है, तो जो सक्सेना ने कहा कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों के 2/3 लोगों का अगर मत है कि इसको बनाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि प्रांतों में बहुत
झगड़ा है और वहाँ पर लोगों को वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सबूत कोई नहीं आया। अगर एक भी सबूत हो, एक बहुत वरिष्ठ सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने तो चुनौती के स्वर में कहा कि दुनिया में कोई भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल संविधान या उसका राज्य नहीं है जहां की वहां के चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए, उसके झगड़े निपटाने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए रखा जाए। ये तो केवल भारत के लोकतंत्र में हो रहा है। यहां मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि नेहरू और अंबेडकर हमारे संविधान के दो सबसे बड़े नुमाइंदे, सबसे बड़े प्रतिनिधि, सबसे बड़े हैसियत के लोग थे। उन दोनों ने अपनी उदारता के कारण ये प्रावधान आने दिया और इस उदार प्रावधान के कारण आज केंद्र सरकार को जो हैसियत मिली हुई है वो मिली है। वरना अगर ये स्वायत्तता के आधार पर राज्यों का इसमें दखल होता तो ये सब घटनाएं आज हमारे सामने में हो नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा प्रधानमंत्री आ सकता है जो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग को बंधुआ मजदूर बना ले और अपनी सियासी सेवा टहल कराते हुक्म बजाऊ चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करे। हाँ, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था, एक शक पैदा किया था कि लोग इस तरह से आ सकते हैं। एक अनंत शयनम अयंगार दक्षिण के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे, उन्होंने भी ये कहा कि आपने राज्यों को तो कुछ अधिकार दिया नहीं, वो बचे खुचे अधिकार राज्यों को देंगे ऐसा उसमें लिख दिया है। गोलमोल लिखने से हरिविष्णु कामत ने भी कहा कि उनको खुरचन दे दी है आपने, पूरी मिठाई आप खा गए, उनको खुरचन दे दी, तो इस तरह देश नहीं चलता। हालांकि अंबेडकर ने इस बात को नहीं माना और डॉक्टर अंबेडकर की उदारता के कारण, नेहरू का उनको समर्थन देने के कारण केंद्र सरकार को जो बहुत ज्यादा अधिकार मिले हैं उसको 2023 में हम भुगत रहे हैं। हम अपने उन पूर्वजों से शिकायत कर सकते हैं, उनको उनकी स्मृति में प्रणाम कर सकते हैं। उनसे बड़े लोग तो संविधान बनाने वाले हुए नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। जो राज्यों को अधिकार मिले हैं वो दिखने में बर्फ की सिल्ली की तरह हैं और जब उस पर केंद्र सरकार की कार्यवाही की गर्मी आती है तो बर्फ की सिल्ली पिघल जाती है और राज्यों में सब चुनाव में वही गड़बड़ होती है, वही सब अच्छा बुरा होता है जो केंद्र चाहता है। इसलिए आने वाला चुनाव एक खतरे का संकेत हमको फिर से दे रहा है, इस बात को हमको मान लेना चाहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव का शिगुफा फुसफुसा रहा है। कैसे होगा? एक तरीका तो यह है कि जो 5 राज्य जिनका चुनाव हो रहा है 2023 में, इनकी उम्र बढ़ा दी जाए, इनकी अवधि बढ़ा दी जाए। संविधान में प्रावधान है और इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तब ये प्रावधान और साफ हुआ था कि इनकी अवधि साल भर बढ़ाई जा सकती है और इमरजेंसी अगर लग जाए तो 6 महीना और बढ़ाई जा सकती है, साल से 1.5 साल भी बढ़ाई जा सकती है। तो एक तरीका तो यह है कि इसको बढ़ा दें और लोकसभा के चुनाव के साथ ही मई 2024 में करें, उसके आसपास करें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? और अगर इन 5 राज्यों का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन कहां हुआ? 28 राज्य हैं, 28 में 5 का हिसाब तो आप करेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन उनका होना है, बाकी 23 राज्यों का। और कर्नाटक का क्या करेंगे जहां इसी 2023 में चुनाव हुए हैं और उनका विधानसभा चुनाव तो 2028 में होगा। अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में इमरजेंसी लागू करने के बाद ये प्रावधान समय बढ़ाने का है, या तो वो करें। हमारे एक मित्र हैं, आप उनको जानते हैं, मुझसे ज़्यादा उनको जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत मशहूर वकील हैं, प्रशांत भूषण। उनको ये डर है कि वन इलेक्शन वन नेशन के नाम से शायद ये लोग 5 राज्यों का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और चुनाव खत्म कर देंगे और फिर चुनाव की नई तारीखें जारी करेंगे ताकि एक साथ चुनाव हो सकता है। उनको ये लगता है कि अगर हम लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव कराएंगे तो नरेंद्र मोदी के नाम से हमको फायदा मिलेगा कि दोनों तरफ कमल छाप की बटन लोग दबा देंगे, क्योंकि पिछले 2019 में इसका उलट हुआ था। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जहां जहां चुनाव पहले विधानसभा के हुए वहां भाजपा हार गई और बाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा जीत गई। तो इस बात का भी डर है प्रशांत भूषण को। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं कि अगर ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाने के नियम कायदे इनको बदलने पड़ेंगे।
क्योंकि उसके अलग प्रावधान है, वो इतने सरल नहीं है कि उनका आप लालन पालन कर सकें। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संवैधानिक बात है, मजाक की बात नहीं है। ये लोग कभी नहीं बताएंगे आपको, लेकिन मैं बताऊंगा। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब क्या हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री थे तब यह ऐलान किया था कि हम संविधान समीक्षा आयोग बना रहे हैं, हम पूरे संविधान की समीक्षा करेंगे। तब देश में हल्ला मचा, जब खूब हंगामा हुआ, सबने विरोध किया, कई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने विरोध किया, कई बड़े वकीलों ने विरोध किया, कई नेताओं ने विरोध किया। तब यह हुआ कि हम संविधान समीक्षा आयोग नहीं बनाएंगे, हम संविधान को रिव्यू करने की कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 11 लोगों की कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने 2002 में अपनी रिपोर्ट दे दी। और वो 2002 में जो रिपोर्ट उन्होंने दे दी सरकार को पेश कर दी गई। उस रिपोर्ट का एक छोटा हिस्सा ये है जो मेरे पास है, पूरी रिपोर्ट भी मेरे पास है, 2000 पेज की रिपोर्ट है, ये छोटा हिस्सा है। इसमें लिखा है, उसका एक हिस्सा है सार संक्षेप, उसमें चुनाव वाले हिस्से में लिखा है 64 सुझाव दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बनाई हुई कमेटी ने 64 सुझाव दिए। उन 64 सुझावों में विधानसभा को भंग कर एक साथ चुनाव कराने का कोई सुझाव नहीं है। उसमें अलबत्ता यह सुझाव है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से ज्यादा वोट कराए जाएं। देश भुगत रहा है, अगर ईवीएम ना हो तो नरेंद्र मोदी जी का जीतना मुश्किल लगता है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तकनीकी व्यक्ति नहीं हूं। उसमें यह भी सिफारिश है कि अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल करता है तो उसकी विधायकी या सांसदीय दल बदल करने के दिन से खत्म हो जाए और वो मंत्री नहीं बन सकेगा। देश बताए, भाजपा के लोग बताएं कि सबसे ज्यादा दल बदल पिछले 5 साल में किसने कराया, किस पार्टी ने कराया और किस पार्टी का कराया, और जिसका कराया उसको मुख्यमंत्री तक बना दिया, मंत्री बनाना तो छोड़ दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की जितनी सिफारिशें उनके द्वारा बनाई गई कमेटी ने की थी, उसका तो कबाड़ा कर दिया है मौजूदा सरकार ने। दूसरे की हम क्या बात करें। कभी कभी सवाल उठता है, मैंने एक आदमी से पूछा था कि यह 2002 में जब गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार किया था तो सबने जो कुछ कहा सो कहा, अटल जी ने क्या कहा। अटल जी ने कहा था उस समय कि मोदी राजधर्म का पालन करें। एक वाक्य में जो बात उन्होंने कही थी उससे तो भारत में एक तरह का राजनीति में भूकंप आया। लोगों ने अपने अपने तरह से बताना शुरू किया। अब यह बात अलग है कि लाल कृष्ण आडवाणी की उस समय चलती थी तो उन्होंने इनको बचा लिया, और जिनको बचाया उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का क्या किया मैं नहीं बताना चाहता, आपको पता है। तब मैंने उनसे पूछा कि जब अटल जी तुम्हारे सबसे बड़े नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे, और उन्होंने तुमसे ज्यादा संख्या में पार्टियों की सरकार 5 साल सफलता से चला के दिखाई, तो राजधर्म की बात क्यों नहीं मानी। तो मोदी जी के बहुत करीबी व्यक्ति ने, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, ये कहा कि भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन राजधर्म के शब्द को ठीक से समझते हैं। मोदी जी को कहा गया था कि वो राजधर्म का पालन करें, लेकिन मोदी जी राजधर्म का पालन करने जैसा छोटा काम नहीं करते। मोदी जी तो धर्म का राज लाने का काम करेंगे। तो जब वो खुद ही धर्मराज हैं तो राजधर्म लाने का काम क्यों करेंगे। तो वो धर्मराज में पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना रखा है वो आपके सामने है। मैं कुछ देर तक बोल पाया, लेकिन मुझे 2 मित्रों ने नसीहत दी है कि ज़्यादा नहीं बोलना है। मैं उनकी बात को मानूंगा। अब इसका जो अगला हिस्सा है, ये तो इतिहास बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये संविधान का विषय है, ये राजनीति की बकवास का विषय नहीं है, ये गोदी मीडिया का विषय नहीं है, ये अफवाहें गढ़ने का विषय नहीं है। भारत और इंडिया का झगड़ा भी संविधान का झगड़ा है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, ये भी संविधान की बात है। तो इसलिए इतिहास बताना और अपने पुरखों की याद करना जरूरी है। याद रखिए, जो लोग अपने पुरखों की याद नहीं करते, जो लोग अपने पुरखों का सम्मान नहीं करते, उनका कोई भविष्य भी नहीं होता। आने वाली पीढ़ियां उनका भी सम्मान नहीं करेंगी। तो मैं आज आपके सामने मुखातिब था, मैं आपको प्रणाम करके यहाँ पर एक विराम लेता हूँ। कल ठीक 6 बजे शाम को हम इसको अगली कड़ी में बाकी बातें करेंगे। 2 मेरे मित्र हैं, उनका नाम ले लेता हूँ, देवेंद्र सुरजन और प्रवीण मल्होत्रा। उनने मुझे मैत्रीपूर्ण चेतावनी दी है कि आधे घंटे से कम बोलना, तो उनकी बात मैं मान रहा हूँ।